नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल संदेश मैसेंजर ऑफ शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न प्रकार की एक दिवसीय परीक्षाओं जैसे टेट, सुपर टेट, पुलिस, बैंक, एसएससी, रेलवे इत्यादि की तैयारी सुचारू रूप से कराई जाती है और एक बेहतर कंटेंट के साथ हम लोग उपस्थित होते हैं। लगभग सभी प्रकार की कक्षाएं प्रारंभ की जा चुकी हैं। आज हम इसी श्रृंखला में मैथ को प्रारंभ करने जा रहे हैं। गणित में इस श्रृंखला में हम पढ़ेंगे कि संख्या पद्धति कौन सा चैप्टर होता है और इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है। आज हम जानेंगे संख्या पद्धति के बारे में। देखिए भाई, गणित में एक चैप्टर होता है जिसका नाम होता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति इस चैप्टर तक पहुंचने से पहले हम कुछ बेसिक जानकारी की बात करेंगे। बेसिक जानकारी में हम ये पता करेंगे कि गणित जैसे कठिन सब्जेक्ट को हम आसान तरीके से कैसे पढ़ें। तो गणित पढ़ने के लिए आपको 2-3 बातें याद रखनी पड़ेंगी और वो बातें क्या हैं उसमें नंबर एक हमारे अंदर किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले ये बात आनी चाहिए कि उस सब्जेक्ट का डर खत्म होना चाहिए। जैसे ही गणित पढ़ रहे हैं वैसे ही आपके अंदर से ये बात खत्म हो जानी चाहिए कि गणित किसी प्रकार से डर पैदा करता है या लगता है कि हमें गणित नहीं सीख मिलेगा। देखिए, ध्यान दीजिए। नंबर 2, गणित में हम सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ों को कैसे सीखेंगे। किसी भी सब्जेक्ट को सीखने के लिए डायग्राम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डायग्राम है ये सेकंड नंबर पे, डायग्राम सेकंड नंबर पे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी चित्र को बनाते हैं। तीसरे नंबर की बात करें, तीसरे नंबर पे जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है गणित में कैलकुलेशन। गणित में जो कैलकुलेशन होती है वो आसान तरीके से कैसे करें उस पर बात करेंगे। चौथी बात जो होती है वो गणित पढ़ने का क्रम क्या रहना चाहिए। आप गणित किस क्रम में पढ़ें, सबसे पहले क्या पढ़ें, इसके बाद क्या पढ़ें, इसके बाद क्या पढ़ें। तो सबसे पहले हमें जो क्रम रखना है वो 0 to R रखना है। 0 to R हमें 0 से सीख कर चलना है और सब कुछ सीखना है। गणित में जो भी गणित में होता है सब कुछ सीखेंगे तो 0 से R के क्रम में सीखेंगे। ध्यान दीजिए, जैसे डर खत्म करना है, ये तो आपका काम है कि आपके अंदर डर लग रहा हो तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर गणित सीखना स्टार्ट कर दीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको गणित पूरी अच्छी तरीके से सिखा कर रहूँगा। ठीक है। डायग्राम की बात करें, डायग्राम जैसे जैसे मैं बनाता जाऊं, जैसे जैसे चीज़ों को समझाता जाऊं, आपका भी दायित्व बनता है कि आप उस चीज़ को वैसे लिखते रहें, समझते रहें, याद करते रहें। कैलकुलेशन कैसे सरल करेंगे उसके लिए अभी हम बात करेंगे कि वर्ग कैसे करते हैं, वर्गमूल कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं, उन सब बात की बात करेंगे। हाँ, क्रम के तौर पे देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं 0 से प्रारंभ करते हैं। चलिए चीज़ों को 0 से प्रारंभ करते हैं। 0 के बारे में 2-1 बातें हम बताते हैं और एक बात जो आपको बतानी है वो क्या है। देखिए, अगर हम लिखना चाहें तो 0 के बटे में अगर हमने 1 लिख दिया होता तो इसका वैल्यू 0 आया होता। हाँ, 1 के अपान में 0, जब किसी के बटे में 0 लिखते हैं उसका वैल्यू इनफाइनाइट यानी अनंत होता है। आपको ये बताना है कि 0 कैसी संख्या है, सम संख्या है या विषम संख्या है। 0 सम है या विषम है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। हमने 0 से स्टार्ट किया है गणित को, हमने 0 से स्टार्ट किया है। 0 के बारे में 2 बातें हमने आपको बताई हैं और एक बात आपसे हमने पूछी भी है। ध्यान दीजिए, इसके आगे क्या करते हैं। अब हमें जो पढ़ना है उस पर ध्यान देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगले देखिएगा, आगे देखेंगे हम। हाँ, आगे देखेंगे कि किस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं क्रम में। इसी क्रम में जो नंबर सिस्टम होता है, नंबर सिस्टम जो चैप्टर होता है उससे पहले क्या पढ़ना है आप, यानी सेकेंड हेडिंग जो पड़ेगी वो हम डालते हैं कि नंबर सिस्टम चैप्टर से पहले क्या पढ़ना है, क्या पढ़ें। हाँ, नंबर सिस्टम चैप्टर से पहले क्या पढ़ें। एक जो चैप्टर स्टार्ट करना है नंबर सिस्टम, इससे भी पहले की कुछ बातें रहेंगी, उससे भी पहले कुछ सीखना रहेगा और वो क्या होता है सीखना। ध्यान दीजिए, इसमें सबसे पहले हमें सीखना होगा कि चर और अचर राशियां कौन सी होती हैं। ऐसी राशियां
जो कौन सी चर होंगी, कौन सी अचर होती हैं, उनके बारे में याद होना चाहिए आपको। दूसरी बात ये होनी चाहिए कि कौन से इसमें ऑपरेशंस यानी कौन सी संक्रियाएं यूज की करेंगे, हाँ कौन सी संक्रियाएं यूज की जाएंगी। गणित में जो संक्रियाएं होती हैं, चिन्ह होते हैं, वो कौन से होते हैं, जैसे प्लस माइनस, गुणा, भाग, बराबर, ये संक्रियाएं कैसे यूज करेंगे, दूसरे नंबर पे इसकी बात करनी है आपको। हाँ, तीसरे नंबर पे जो बात करनी है वो हमें संख्याओं के बारे में बात करनी है, संख्याओं के बारे में बात करनी है, और चौथी बात करनी है आधार और घात के बारे में, गणित को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है और इसमें नंबर सिस्टम चैप्टर से भी पहले हमने कुछ पढ़ने का निश्चय किया है, और वो है नंबर 1 चर अचर, दूसरा नंबर है संक्रियाएं, और तीसरा नंबर है संख्याएं, और चौथा नंबर है आधार और घात। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे वर्ग किसे कहते हैं, वर्गमूल किसे कहते हैं, हाँ घन किसे कहते हैं, और घनमूल किसे कहते हैं। इसके अंतर्गत ये सब बातें करेंगे घात और आधार के परिप्रेक्ष्य में। ध्यान दीजिए, आगे चलते हैं हम पहले टॉपिक पे यानी चर अचर पे। ध्यान दीजिए, चर अचर देखते हैं। देखिए चर अचर किसे कहा जाता है, कौन सी राशियां चर होती हैं, कौन सी अचर होती हैं। तो याद रखिए राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक राशियां चर होती हैं और एक राशियां अचर होती हैं। हाँ, एक वेरिएबल होती हैं और एक कांस्टेंट होती हैं वैल्यू। जैसे कोई मान लिखा हुआ है 2x, आपको इसमें बताना है कौन सा वेरिएबल है और कौन सा कांस्टेंट है। चर में देखिए, चर में ऐसी वैल्यू आती हैं, ऐसे मान आते हैं जो निश्चित, हाँ चर में वो वैल्यू आती हैं जो निश्चित नहीं होती हैं, वेरिएबल के मान निश्चित नहीं होते हैं। जैसे आपने पढ़ा है कि x का मान अलग अलग जगहों पर अलग अलग रखा जाता है, y है, z है, थीटा है, a है, b है, डेट। ये सब वैल्यूज मौका के हिसाब से इनके वैल्यू अलग अलग रख लिए जाते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, चर राशियां कहते हैं। चर के मान निश्चित नहीं हुआ करते हैं। अचर कौन सी मान होते हैं, अचर वो मान होते हैं जिनकी वैल्यू निश्चित हो, हाँ जिसका मान निश्चित हो, जिसका वैल्यू निश्चित हो वो क्या होगा, चर। निश्चित वैल्यू होने का मतलब ये है कि जैसे 2 है, 4 है, 8 है, 10 है, इनके मान क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। तो आपसे पूछा था कि 2x में हमें ये बता दीजिए कौन सा वेरिएबल है और कौन सा कांस्टेंट वैल्यू है। तो देखिए x जो था वो वेरिएबल है यानी चर है, और 2 जो है वो क्या है, अचर राशि है। तो आपने सीखा है कि चर अचर राशियां किसे कहा जाता है, हाँ दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। इसमें देखेंगे हम जो गणितीय संक्रियाएं होती हैं उनका यूज कैसे किया जाता है। गणितीय संक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, प्लस माइनस, गुणा, भाग, इन सब चीज़ों का यूज कैसे किया जाता है, इसके परिप्रेक्ष्य में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए मैं मानता हूं कि जिसको प्लस माइनस गुणा भाग आता है उसको गणित आता है, क्योंकि इससे ज़्यादा गणित में कुछ है ही नहीं। जिसको जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग आ गया तो उसको समझ लो कि गणित आ गया। ध्यान दीजिए, प्लस और माइनस ये दोनों सिंबल और भाग और गुणा ये दोनों सिंबल कैसे यूज होते हैं। जैसे कोई समीकरण लिख दिया आपने 2x बराबर 5, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 के गुणे x के गुणे में 2 लिखा हुआ है। अगर 2 इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। तो x का मान लिख सकते हैं 5/2। तो आप कह सकते हैं कि इधर जो गुणा लगा होगा बराबर के उधर जाएगा तो वो भाग में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही x + 3 बराबर 5 लिखा हुआ है, अगर ये 3 इधर लिखा हुआ है इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी x बराबर 5 - 3 बराबर 2 बचेगा। अर्थात हमने सीखा है कि प्लस माइनस का यूज जो किया जाता है वो इस तरीके से किया जाता है, अगर कोई वैल्यू इधर गुणा में है तो इधर जाएगा, भाग में चला जाएगा, और बराबर के इधर जाएगा तो वैल्यूज जो हैं वो बदल जाती हैं। प्लस का माइनस और गुणा का भाग, भाग का गुणा, इस तरीके से परिवर्तित होता रहता है। गणितीय संक्रियाओं के आगे देखें, हम संख्याओं की बात करेंगे, संख्याओं में किसकी बात करेंगे, संख्याओं में बात करेंगे हम, हाँ संख्याओं में बात करेंगे छोटे से लेकर बड़े तक की। जैसे 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसी बहुत सी संख्याएं पड़ी होंगी। हाँ, संख्याओं के परिप्रेक्ष्य में याद रखिए, संख्याएं मूलतः हम यूज करते हैं वो 3 तरह की करते हैं। एक तो वो संख्याएं जो पूर्णांक होती हैं उनका प्रयोग करते हैं, वो संख्याएं जो पूर्णांक है उनका यूज किया जाता है, और दूसरी दशमलव संख्याओं का यूज किया जाता है, दशमलव संख्याएं डेसिमल नंबर का यूज किया जाता है, और तीसरी भिन्नात्मक संख्याएं होती हैं उनका यूज किया जाता है। संख्याओं के परिप्रेक्ष्य में, हाँ, संख्याओं के परिप्रेक्ष्य में 3 प्रकार की संख्याओं को यूज करना है, और उसमें से एक होती है पूर्णांक, और दूसरी होती है दशमलव, और तीसरी होती है भिन्न संख्या। तीसरी होती है भिन्न संख्या। आपको समझना है कि पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं, तो याद रखिए पूर्णांक संख्याएं भी 3 प्रकार की होती हैं। पूर्णांक संख्याएं भी 3 प्रकार की होती हैं, एक धनात्मक होती हैं, और एक ऋणात्मक होती हैं, और एक शून्य होता है। एक धनात्मक होती हैं, पूर्णांक संख्याएं धनात्मक भी होती हैं, ऋणात्मक भी होती हैं, और शून्य भी होती हैं। धनात्मक लिखते हैं तो इधर चलते हैं तो हम +1, +2, +3 डैश 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 अनंत तक जाते हैं, प्लस अनंत तक। इधर देखिए, जब इधर जाएंगे 0 के तो -1, -2, -3 डैश 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 माइनस इनफाइनाइट तक। इसका मतलब जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो कहाँ से कहाँ तक होती हैं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, यानी माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्याएं। दशमलव संख्या में किसी को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम लिखते हैं 2.4321 ऐसे लिखते हैं तो ये दशमलव में हो जाता है। जब अंश हर के रूप में लिखा जाता है 2/5 तो उसको भिन्नात्मक रूप कहते हैं। तो हमने क्या सीखा है कि संख्याओं में 3 प्रकार की संख्याएं यूज की जाती हैं, जिसमें पूर्णांक संख्याएं भी 3 प्रकार की होती हैं, यहाँ तक सीखा है। अब देखिए संख्याओं के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हासिल कर लेते हैं। जैसे हमने आगे देखना है कि संख्याएं में कौन कौन सी बेसिक जानकारी आपको प्राप्त होनी चाहिए। हमने यहाँ पर एक चार्ट लिया है, जिस चार्ट में आपको दर्शाया गया है कि 1 से लेकर 100 तक संख्याएं लिखी हैं। हाँ, संख्याओं के बारे में एक बात और जानते हुए चलिएगा, संख्याओं के बारे में एक बात और पता होनी चाहिए कि अंक और संख्या में क्या अंतर होता है। अंक और संख्या में बेसिकली अंतर क्या है, ध्यान दीजिए। अंक क्या होता है और संख्या क्या होती है। अंक क्या होता है और संख्या क्या होती है, अंकों से मिलकर ही संख्या बनती है, अंकों से मिलकर ही संख्या बनती है। अंक लेते हैं तो हम लेते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ पर क्या लेना है, 9 तक लेना है। अब यहाँ देखिए इन्हीं अंकों में से कुछ अंकों को छोड़कर हम एक संख्या बना देते हैं। जैसे इसको ले लिया हमने और बना दी है, हाँ, 3, 2, 1 321 बनी है, वो एक संख्या कहलाएगी। जैसे आपने ले लिया होता कि 2, 3, 5 ये अंक लिए गए हैं, ये क्या है, अंक। ये 3 अंक ले लिए, इनसे एक संख्या बनानी है, तो कैसे बना सकते हैं, तो कुछ भी यूज कर लीजिए। यहाँ से 3, 5, 2 ऐसे लिख देंगे, 3, 5, 2 352, ये भी एक क्या बनेगी, संख्या। तो हमने क्या सीखा है कि अंकों से मिलकर क्या बनती है, संख्या बनती है। अंकों से मिलकर क्या बनती है, संख्या। तो यहाँ पर जो लिखे हुए हैं वो अंक भी लिखे हुए हैं और संख्याएं भी लिखी हुई हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या क्या याद रखना है आपको, ये देखिए ध्यान से। जैसे जो 1 से लेकर 100 तक हम संख्याएं लिखते हैं, इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं। जैसे हमने लिखा होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे ही ये 20 तक, 30 तक और 100 तक। यहाँ तक हमें शुरुआत के कुछ अंकों के बारे में जानकारी हासिल होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि 1 को क्या कहा जाता है। एक सबसे छोटी प्राकृतिक विषम संख्या है। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या भी है और एक ही सबसे छोटी विषम संख्या भी है। हाँ, 2 के परिप्रेक्ष्य में क्या याद रखना है, 2 के परिप्रेक्ष्य में याद रखना है कि 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। देखिए, अभाज्य का और भी नाम होता है। अभाज्य संख्या को और नाम से भी जाना जाता है। अभाज्य को रूट भी कहते हैं और इसको असंयुक्त कहते हैं, असंयुक्त भी कहा जाता है। तो अभाज्य के 3 नाम होते हैं, एक रूट भी होता है और एक असंयुक्त भी होता है। लगभग हर नाम से सवाल पूछा जा चुका है। तो याद रखिए, एक ही संख्या ऐसी है जो सम के साथ अभाज्य भी है और कोई सी भी संख्या ऐसी नहीं है जो सम भी और अभाज्य भी हो। 3 के परिप्रेक्ष्य में याद रखना है कि 3 जो है वो सबसे छोटी
सबसे छोटी क्या है, विषम अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या पूछा जाए तो आप बताएंगे कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 3 होती है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 3 होती है भाई। तो बताइएगा 4 के बारे में क्या पता होना चाहिए, 4 के बारे में क्या पता होना चाहिए। 4 सबसे छोटी, 4 जो है वो सबसे छोटी भाज्य संख्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या। भाज्य के भी 3 नाम होते हैं, यौगिक भी कहते हैं इसको, भाज्य को यौगिक भी कहा जाता है और इसको संयुक्त भी कहा जाता है, तो ध्यान दीजिए कि 4 तक की संख्याओं के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। 1 के बारे में क्या पता होना चाहिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या उन्हें कहा जाता है जो गिनती की संख्याएं होती हैं। विषम संख्याएं उन संख्याओं को कहा जाता है जो 2 से नहीं कटती हैं। ध्यान दीजिए 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो स्वयं और 1 के अलावा किसी से भी विभाजित ना हो। विषम संख्या 3 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। देखिए विषम संख्या है और अभाज्य संख्या भी है, वो कौन सी है, 3 है। 4 के बारे में याद रखिए भाज्य संख्या होती है। भाज्य संख्याएं उन्हें कहा जाता है जो स्वयं और 1 के अलावा भी किसी संख्या से कट जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ तक क्वेश्चन बन जाते हैं तो इसके आगे भी बहुत से क्वेश्चन बनने लगते हैं और वो क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं उसको ध्यान दीजिएगा। जैसे 1 से लेकर 10 तक आपने लिखा है तो हमसे पूछा जाए कि 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं मिलेंगी, तो आप कहेंगे 1 2 3 4। कितनी मिलेंगी, 4। बताइए 11 से 20 तक 1 2 3 4, 11 से 20 तक भी 4 मिलेंगी। आपसे पूछा जाए 21 से 30 तक तो 1 और 2 कितनी मिलेंगी, 2 अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। यहाँ पर कितनी मिलेंगी, यहाँ पर भी 2 मिलेंगी। और यहाँ 41 से 50 तक कितनी मिलेंगी, 3 मिलेंगी। 41 से 50 तक कितनी मिलेंगी, 3। 51 से 60 तक 2 अभाज्य संख्याएं मिलेंगी और 61 से 70 तक कितनी मिलेंगी, 2 मिलेंगी अभाज्य संख्याएं। और यहाँ पर कितनी मिलेगी, 3 मिलेंगी और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसा कि अभी टेट में भी पूछा गया था कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आप बता पाएंगे कि 1 से लेकर 50 तक, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, 4 4 8 2 10, हाँ 2 12 3 15। कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 15 अभाज्य होती हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि 51 से लेकर 100 तक, 51 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आप बताइएगा 51 से 100 तक 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अगर आपसे ऐसा पूछ लेता है कि बता दो भाई 1 से 100 तक कितनी अभाज्य होती हैं, 1 से 100 तक अभाज्य कितनी होती हैं, तो आप बता दीजिए कि 1 से 100 तक 15 और 10 कितनी होती हैं, 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये क्वेश्चन लगातार पूछे जाते रहे हैं अभी तक और ये क्वेश्चन आप लोग अपनी कॉपी पर भी नोट कर लीजिए कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य और 50 से 100 तक कितनी अभाज्य होती हैं। यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और इन बातों को भी याद रखना जरूरी होता है क्योंकि एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, कि बताइए 2 अंकों की कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 2 अंकों की कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, ये भी पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, हाँ 2 अंकों की अभाज्य संख्याएं, तो बताइए 2 अंकों की कितनी अभाज्य संख्या हो जाएंगी। ध्यान दीजिए 1 से 99 तक जाएंगे तो कितनी अभाज्य संख्या मिलती हैं, आप कहेंगे 25। तो हम क्यों ना 1 अंक की अभाज्य संख्या घटा दें, यानी 4 घटा दीजिए तो कितनी बचेगी, 2 अंकों की अभाज्य संख्याएं होती हैं 21। 2 अंकों की कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 21। अब देखिए यहाँ से और भी क्वेश्चन बनते हैं, तो वो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 और वो क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी द्विअंकीय अभाज्य संख्या बताइए। ऐसी अभाज्य संख्या जो 2 अंक की है और सबसे छोटी है वो कौन सी अभाज्य संख्या है, तो आप बता दीजिए वो संख्या कौन सी है, 11। वो कौन सी संख्या है, 11 है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा सबसे छोटी 3 अंकीय अभाज्य संख्या कौन सी है, 3 अंकीय अभाज्य। ऐसी संख्या जो 3 अंक की है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो कौन सी है, तो आप कहेंगे वो 101 है। वो कौन सी है, 101 है। अब आपके लिए क्वेश्चन बता रहे हैं
जिसमें कहा जाएगा कि 4 अंकीय सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, अभाज्य संख्या कौन सी है। तो आप बताइएगा कि 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1009 हो जाएगी, 1009 हो जाएगी। ये 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाती है। देखिए 3 ही क्वेश्चन और हमें दिखा रहा हूँ जो बेहद इंपॉर्टेंट रहेंगे, उसमें देख लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 1। अब फिर से मैं 3 क्वेश्चन लिख रहा हूँ और वो क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी 2 अंकीय अभाज्य संख्या, 2 अंकीय अभाज्य। अभी हमने बताया था सबसे छोटी 2 अंकीय, अब बता रहे हैं कि सबसे बड़ी 2 अंकीय अभाज्य संख्या कौन सी है। तो 97 कितनी है, 97 है। देख लीजिए यहाँ पर लिखा भी हुआ भी है कि सबसे बड़ी 2 अंकीय अभाज्य संख्या कौन सी है, 97 है। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है कि 3 अंकीय सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य। तो बताइए 3 अंकीय सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, 997 है। आप कहेंगे कि 997 है। तीसरा क्वेश्चन एक और लास्ट क्या है कि 4 अंकीय सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, 4 अंकीय सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो आप कहेंगे 9997 है, 9997 है। ये 3 क्वेश्चन आप और याद रखिएगा, अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जब डायरेक्ट पूछे जाते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ध्यान दीजिए, इनको नोट कर लीजिए ध्यान से। आप आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम अगला टॉपिक। देखिएगा, ध्यान दीजिए। हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन के लिए नोट करके लिखना है, आपको नोट करके लिखना है। और नोट करके क्या लिखना है वो लिख लीजिए मेरे साथ में। हाँ, हमारे साथ में लिखते जाइए। देखिए नोट करके लिखना है और इम्पोर्टेंट है कि 2, देखिए नोट करके हमारे साथ लिख लीजिए कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होता है, संख्याओं का मासा और लासा क्या होता है। आप हमें बताइए कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याएं लिखी हुई हैं, तो उनका मासा क्या होगा और उनका लासा क्या होगा। तो उनका मासा तो सदैव 1 होता है। मासा क्या होता है, सदैव 1 होता है। याद रखिए 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा कितना होता है, सदैव 1 होता है, सदैव 1 होता है। और लासा क्या होता है, लासा भी सदैव क्या होता है, संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। याद रखिए, ये सदैव वाली बातों को याद रखिए, क्योंकि ये चेंज नहीं होना है। इसको आप डायरेक्ट बताएंगे, ऑप्शन में मिलेगा तो आप बता पाएंगे। जैसे कि हमने लिख दिया, 2 संख्याएं लिख ली हैं कि 3 और 11, इनका बताना है कि मासा और लासा। दोनों संख्याएं कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। इनका मासा और लासा बता दीजिए। तो इनका मासा तो 1 आएगा, मासा कितना आएगा, 1 आएगा। और लासा कितना आएगा, आप कहेंगे कि लासा तो इनका गुणनफल हो जाएगा, 3 × 11 यानी 33 हो जाएगा। तो मासा लासा भी आगे पढ़ाया जाएगा, तब बताएंगे अच्छी तरीके से। हाँ, लेकिन अभी आप इतना देख लीजिए कि अभाज्य संख्याएं लिखी हों तो उनका मासा कितना होगा, 1 होगा, और लासा संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। ध्यान दीजिए, अगला जो टॉपिक चलने को है, अगला जो टॉपिक चलेगा उस टॉपिक के बारे में याद रखिएगा। हाँ, उसमें क्या है, हम कैलकुलेशन पे बात करते हैं। कुछ बात हम कैलकुलेशन पे करते हैं, यानी कुछ बात हम ऐसी कर लें जो वर्ग या घन या घनमूल के बारे में बात कर लें, यानी आधार और घात के बारे में बात कर लें, आधार और घात के बारे में बात कर लें। जैसे लिखा हुआ है कि 1 की घात 2, तो अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे। ये जो नीचे लिखा होता है इसको आधार कहा जाता है, और ऊपर लगी होती है इसको घात कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, घात कहा जाता है। तो समझ लीजिए, आधार और घात से बहुत छोटी छोटी चीज़ों को बताया जा रहा है, ताकि गणित को 0 से लेकर चला जा सके और आप हर बात को बेहतर तरीके से सीख सकें। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें आधार और घात के तौर पे हम ये बताएंगे कि वर्ग और वर्गमूल में क्या अंतर होता है। क्या होता है वर्ग और क्या होता है वर्गमूल।
तो याद रखिए जब घात 2 लगी हो तो वो वर्ग होगा, और जब घात 1/2 लगी हो तो वो वर्गमूल कहा जाएगा। जैसे a² लिखा हुआ है तो हम कहेंगे कि ये वर्ग लिखा हुआ है, और यहीं पर अगर हमने ऐसे लगा दिया होता 1/2 तो हम कहते ये वर्गमूल लिखा हुआ है, और इसको करनी में शो करते हैं तो हम ऐसे कह देते हैं कि ये वर्गमूल ऐसे लिखा हुआ है। देखिए अब इसके बाद करें घन घनमूल में क्या अंतर होता है, घन और घनमूल में क्या अंतर होता है। तो याद रखिए घन में घात 3 होती है, जैसे हमने लिख दिया a की घात 3, और घनमूल में लिखा होता है 1/3। तो इसको हम शो करते हैं तो ऐसे लगाते हैं कि करनी में कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि घन में घात 1/3 होती है, और घन में घात कितनी होती है, 3 होती है, और घनमूल में कितनी होती है, 1/3 होती है। ध्यान दीजिए गणित पढ़ने के लिए कुछ वर्ग और वर्गमूलों को पता होना चाहिए आपको कि कुछ वर्ग और वर्गमूलों के मान कितने होते हैं। लेकिन मैं आपको आज जो सिखाने जा रहा हूँ वो ये है कि हम वर्ग कैसे पता करें। देखिए धीरे धीरे सिखाएंगे कि घन भी कैसे निकालते हैं, घनमूल भी कैसे निकालते हैं, लेकिन शुरुआत कहाँ से करते हैं, हम वर्ग से करते हैं। देखिए एक टॉपिक है छोटा सा, उसको कंप्लीट कर लेंगे आज, बाकी बात अगले की वीडियो में की जाएगी। लेकिन अभी के लिए हम तुम्हें बताते हैं कि कैसे जो है वर्ग ज्ञात करते हैं। तो देखिए नंबर 1, ऐसी संख्याएं जिसका इकाई अंक 5 है, इकाई अंक 5 हो, उनका वर्ग कैसे करें, वर्ग कैसे करें। ये पहली हेडिंग डाल लीजिए कि जिनका इकाई अंक 5 हो उनका वर्ग कैसे करें। देखिए ऐसी बहुत सी संख्याएं होती हैं तो उनका वर्ग कैसे किया जाता है, समझ लीजिए ध्यान से एक बार। हाँ इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए। जैसे 5 लिखा हुआ है और 5 का स्क्वायर पूछा जाए तो आप बता देते हैं फटाक से कि कितना होता है, 25 होता है। फिर हमने 15 लिख दिया होता कि 15 का स्क्वायर बता दीजिए। फिर आपने क्या किया होता, फिर आपने इसको याद किया होता, लेकिन याद नहीं करना है। देखिए कैसे करना है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहेंगे कि 25 होता है, आप कहेंगे 25 होता है। फिर देख लीजिए 1 से पहले क्या होता है, 1 से पहले 2 आता है, तो आप कहेंगे कि 2 की 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि हम कह देते हैं आपसे कि 25 का स्क्वायर करके बता दीजिए 25 का स्क्वायर कितना आएगा। तो आप ओरल ही कर सकते हैं अब इसको कि 5 का स्क्वायर कितना आएगा, सर 25 आएगा। हाँ, और 2 से पहले कितना आता है, 3 आता है, और 3 की 2 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाती है, 6 हो जाती है। तो आप कहेंगे कि 625 हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, एक एक बात को सीखते जाइए। हाँ अगला देते हैं हम आपको, आप अपने आप बताने की कोशिश करो कि 35 का स्क्वायर कितना होगा। अब तो आप बता पाएंगे कि 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है, और 3 से पहले कितना आता है, 3 से पहले 4 आता है, 4 की 3 की मल्टीप्लाई कितनी होती है, 12 होती है। तो 1225 उत्तर आ जाएगा। ध्यान दीजिए आगे हम आपको देते हैं कि बताइए 55 का स्क्वायर कितना होगा, 55 का स्क्वायर कितना होगा। तो आप कहेंगे कि 55 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं, 5 का स्क्वायर करते हैं और 25 आता है, और 5 से ठीक पहले क्या आता है, तो आप कहेंगे 6 आता है, और 6 पंजे कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। 6 पंजे कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। ध्यान दीजिएगा 1-2 सवाल और करके देखेंगे और आप समझ जाएंगे कि करना क्या है। ध्यान दीजिए, मैंने लिखा कि आप बताइए 95 का स्क्वायर कितना होता है। 95 का स्क्वायर, इसका भी इकाई अंक तो 5 है। ध्यान दीजिएगा करना क्या है, इसका इकाई अंक 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है। फिर क्या करना होता है, 9 से ठीक पहले कितना आता है, 10 आता है, और 10 में कितना होता है, 90 होता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी इकाई अंक जिसका भी 5 होगा उसका वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन उनकी भी बात कर लें जिनका इकाई अंक 5 नहीं होता है। सेकेंड बात किसकी की जाएगी, जिनका इकाई अंक 5 ना हो। जिनका इकाई अंक 5 ना हो उनका वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। जिनका इकाई अंक 5 ना हो, इकाई अंक 5 ना हो, ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक 5 ना हो उनका वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। उसके अलग अलग स्टेप हैं। 2 अंक की संख्याओं का कैसे करेंगे और 3 अंक की संख्याओं का कैसे करेंगे। ध्यान दीजिए भाई, 2 अंक की कोई संख्या लिखते हैं। जैसे हमने लिखा कि 23 का वर्ग करके बता दीजिए, 23 का वर्ग करके बता दीजिए, तो आप क्या बताएंगे, कि 23 का वर्ग कैसे आएगा। जिसका तो इकाई अंक 5 है नहीं। इसका इकाई अंक जब 5 नहीं है तो एक बेसिक फार्मूला होता है जो सबने पढ़ रखा होता है, और वो होता है a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये कब लगता है? ये जब लगता है जब आपसे कोई पूछता है कि a प्लस बी का होल आप स्क्वायर बता दीजिए। ये फार्मूला शुरुआत से ही चला आ रहा है। हाँ, जो भी ट्रिक निकल के आती है वो इसी से निकल के आती है, ध्यान दीजिएगा। पहले हम बताते हैं कि कैसे करते हैं, फिर आसान तरीके से भी बता देंगे। ध्यान दीजिए, 23 का स्क्वायर करना है आपको तो 23 ले लेना है। 23 का स्क्वायर, एक को a मान लो और दूसरे को b मान लो। इसको हमने a मान लिया और इसको b मान लिया, इसको a मान लिया और इसको b मान लिया। तो हमने जो करना है वो क्या करना है कि इसको हम अगर वर्ग के रूप में करेंगे तो 3 तिके 9 होता है, जिसको हम 0 9 लिखते हैं, और 2 के दूने 4 होते हैं, जिसको 4 लिखा जाता है। अब करना क्या है, पीछे का एक अंक छोड़ दीजिए और इनका मल्टीप्लाई करिए। 2 3 6 और 6 के दूने 12 होते हैं। आप कहेंगे इनको जोड़ दीजिए, जोड़कर कितना हो जाएगा, 9 2 और 5, 529 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 529 हो जाएगा। इसको हमने वर्ग की फॉर्म में चेंज कर लिया। ध्यान दीजिए, इसको इतने कठिन तरीके से ना करके एक ही लाइन में भी बताया जा सकता है। जैसे 23 का स्क्वायर पूछा गया था तो आपको करना क्या था, आपको यहाँ से प्रारंभ करना था। चूंकि वर्ग पूछ रहा है तो करेंगे 3 के 3 की गुणा कितनी होती है, 9 होती है। 3 की 3 की गुणा कितनी होती है, 9 होती है। अब करना क्या है, देखो 3 दूनी 6, 6 के दूने कितने होते हैं, 12। आपका हासिल कितना लगेगा, 1 लगेगा। तो बताइए 2 के दूने कितने होते हैं, 4, 4 और 1 कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। आपको करना है कि पीछे वाले का वर्ग करना है, कैरी उठाना है और फिर इनका गुणा करना है। 2 3 6, 6 के दूने 12, 1 कैरी जाएगा, कितना बचेगा, 2 के दूने 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। ये वाला तरीका अपनाना है आपको, ये वाला तरीका नहीं अपनाना है, क्योंकि ये समझाने के लिए था कि कैसे आता है, बट अप्लाई कहाँ करना है, यहाँ पे करना है। देखिए 1 2 सवाल और करिए, आपको समझ आ जाएगा कि करना क्या है। ध्यान दीजिए। हाँ, अगला देखिए, अगले हमने बोल दिया है कि बताइए 32 का स्क्वायर कितना होता है। 32 का स्क्वायर कितना होता है तो आप बता पाएंगे कि हाँ, 2 के दूने कितने होते हैं, 2 के दूने होते हैं 4, जिसको 0 4 लिखेंगे, और 3 के 3 होते हैं 9। अब क्या करेंगे, पीछे का छोड़ दीजिए, 3 दूनी 6, 6 के दूने 12, इसको 12 लिख दीजिए। 4 2 और 9 10, कितना हो जाता है, 1024 हो जाता है, 1024 हो जाता है। ध्यान दीजिए। अब इसको करेंगे कैसे, उस तरीके से कैसे करेंगे जैसे शार्ट तरीके से बताया था। 2 के दूने कितने होते हैं, 4 होते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 होता है, 1 कैरी जाएगा। 3 3 9 और 1 कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। एक लाइन में करें तो आप ऐसे कर लें, ठीक है। ध्यान दीजिए, एक कैलकुलेशन चल रहा है, एक कैलकुलेशन चल रहा है। कैसे हम कैलकुलेशन को आसान करेंगे, क्योंकि सवाल करने के लिए, मैथ हल करने के लिए जितना रोल प्ले करता है, आपको मैथ आता है उतना ही रोल प्ले करता है कि कैलकुलेशन कितनी फास्ट है। अब जो कंपटीशन हो रही है उसमें कैलकुलेशन को बराबर चेक किया जाता है। कैलकुलेशन को कैसे चेक किया जा रहा है कि पहले बोला जाता था कि 25% का वैल्यू, 20% का वैल्यू तो काट लेते थे कि 20/100, 20×100, 1/5 होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है उसमें बोल रहा है, जैसे हम लिखते हैं कि 13% लिखेगा तो 13% का मान निकालेंगे तो हम करेंगे कि 113 100 के 100 से 113 बना होगा तो हम करेंगे 113। अगर हमें वर्ग करना होगा तो दोनों तरफ करेंगे, तो क्या करेंगे, 113 का मल्टीप्लाई 113 से करवाएगा, फिर आपके लिए गुणा करना ही पड़ेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो अप्लाई करते हो तुम, यहाँ पर जो अप्लाई करते हो उस अप्लाई करने में आपको कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। अभी जो एसआई का पेपर हुआ है उसमें टोटल रूप से कैलकुलेशन के ही सवाल ज़्यादा थे, तो वही हुआ कि कैलकुलेशन जिसको नहीं आता था उसी का पेपर में थोड़ा गड़बड़ हुआ। बाकी सबका ठीक गया, जिनका कैलकुलेशन ठीक था वो लोग कर पाए, वरना इतनी बड़ी गुणे होती हैं कि आपको करना मुश्किल होता है। तो कैलकुलेशन पढ़ना भी उतना आसान है जितना जरूरी है जितना कि और चीज़ें पढ़ना जरूरी है। ध्यान दीजिए, थोड़ा और सिखा देते हैं, 1 2 सवाल और करके देखिए, समझ आ जाएगा कि वर्क कैसे करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हमने लिखा है कि 56 का स्क्वायर बताइए। अब थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, जो अभी सिखाया वो सिखाया क्या है, अभी जो सिखाया है वो ये सिखाया है कि 6 छंग कितने होते हैं, 36 होते हैं। आप कहेंगे कि हासिल कितना जाएगा, 3 जाएगा। फिर क्या बताया, हाँ इनकी गुणा करिए, 5 छक्के 30, 30 दूनी 60, 60 में 3 जोड़ दीजिए, कितना होगा 63। हासिल कितना जाएगा, 6 जाएगा। 5 पंजे 25 और 6 जोड़ दीजिए, 25 और 6 कितना होता है, 31 होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 31 36 आ जाएगा। रूल वही है और वैसे ही करना है।
ध्यान दीजिए, एक दो सवाल और करके देख लीजिए आप। जैसे 72 का पूछा जाए, 72 का वर्ग कितना होता है, तो आप बता दीजिए। 2 के दूने कितने होते हैं, 4 होते हैं। फिर 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 के 8 होते हैं और कितना हासिल जाता है, 2 जाता है। 7 सत्ते 49 होते हैं, 49 में 2 जोड़ देते हैं, 49 और 2 कितने होते हैं, 51 होते हैं। तो आप ऐसे पता कर पाएंगे कि किसी का भी वर्ग निकालना कितना आसान होता है। आज हमने सीखा है कि 2 अंकों का वर्ग कैसे किया जाता है। कल हम लोगों को जो सीखना है, अगले वाले वीडियो में जो सीखेंगे वो होगा 3 अंकों का वर्ग कैसे करते हैं, घन कैसे करते हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य क्या होती हैं, भाज्य क्या होती हैं। यानी संख्या पद्धति का जो शुरुआत होगा वो अगले वाले वीडियो में होगा। इसमें क्या है, इसमें एक इंट्रोडक्शन था जो मैथ का, वो प्रारंभ किया गया है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि इस परिवार को और आगे बढ़ाया जा सके। धन्यवाद।